Hello friends, I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to cover SA 220. So at a final level, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल, उसमें दो स्टैंडर्ड्स है. वन इज SA 220 एंड वन इज SQC1. इस फर्स्ट सेशन में हम 220 रिवाइज करेंगे. इन द नेक्स्ट रिवीजन सेशन विल ट्राई टू कवर SQC1 एंड कलेक्टिवली दोनों के जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी आएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर 220 क्वालिटी कंट्रोल वाला जो एसए है वो क्या बोलता है. देखो सबसे पहले ना SQC1 एंड SA 220 में एक बेसिक सा डिफरेंस है दैट SQC1 इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर फर्म एंड 220 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक फर्म है जो ऑडिट रिव्यू सर्विसेज, SRS वाला रिलेटेड सर्विसेज, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, मतलब आप SRE, SAE, SA या SRS वाली कोई भी सर्विस देते हैं तो वो सर्विस के दौरान क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है आपका SQC. तो SQC ऑडिट के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज रिव्यू, अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. मतलब ये पूरे फर्म के लिए एप्लीकेबल होगा. वो फर्म ऑडिट भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, अदर एंगेजमेंट्स भी कैरी आउट सकता है. बट SA 220 इज अ SA, मतलब रिव्यू के लिए 220 एप्लीकेबल नहीं है, रिलेटेड सर्विस के लिए 220 एप्लीकेबल नहीं है. मतलब 220 जो SA बनाया गया है दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट. एंड एक्चुअली जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका मेजर फोकस जो है वो लिस्टेड कंपनी के ऑडिट्स के लिए है. ऐसा नहीं है कि बाकी एंगेजमेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा रेलेवेंस है उसका, बट ओवरऑल जो मेजर फोकस रहेगा वो एक लिस्टेड कंपनी के एंगेजमेंट पे रहेगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाया. 220 is for audit engagement specific, SQC1 is for the entire firm जिसमें आपका बाकी सर्विसेज भी आ सकता है. ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सिंपल हो गया, जो ऑडिट कर रहा है उसके लिए SQC1 तो एप्लीकेबल हो ही गया, साथ साथ में एंगेजमेंट स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहलाएगा, SA 220 कहलाएगा. अब 220 में सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बोलता है कि भाई एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, आई रिपीट एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, ऐसा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना जिससे इस एंगेजमेंट में हमारे दो ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए. मतलब सर 220 बोलता है एज अ एंगेजमेंट पार्टनर यू शुड एंश्योर दैट रेस्पेक्टिव एंगेजमेंट के लिए आपने ऐसे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंप्लाई करना चाहिए जो फर्म लेवल पे बनाया गया है ताकि आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. व्हाट आर दीज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट किया है, ध्यान रखना, इट शुड बी कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब जो हमारे एसेज एप्लीकेबल है उन्हें कंप्लाई करना, जो गाइडेंस नोट्स एप्लीकेबल है उन्हें कंप्लाई करना, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है उनके हिसाब से ऑडिट करना. मतलब आपने ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, जो भी हम रिपोर्ट बना के देंगे, लेट्स से हमने क्लीन रिपोर्ट बना के दिया, ये रिपोर्ट ना इस एंगेजमेंट के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था बट आपने मॉडिफाइड के बजाय क्या दे दिया, क्लीन ओपिनियन दे दिया. मतलब आवर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. ये दो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके 220 में लिखे हुए हैं, उसी के अराउंड पूरा 220 बिल्ड किया गया है. तो सर 220 देखो क्या बोलता है. 220 बोलता है कि भाई हम चाहते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हमारे बुक्स के अंदर ये सेकंड स्टैंडर्ड है, पहला SQC1 हो गया. 220 विल बी ऑन पेज नंबर 1.9. यहां से 220 शुरू होने वाला है. देखो क्या बोलता है 220, क्लियरली बोलता है एज अ ऑडिटर ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंगेजमेंट लेवल के लिए लगाना जिससे आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. मतलब उनको अचीव करने के लिए आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए. क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? जो भी ऑडिट एंगेजमेंट आप कैरी आउट करोगे इट शुड बी कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. मतलब जो भी हमारे एसेज हैं उन सबको कंप्लाई करते हुए ऑडिट करना, कंप्लाई विद ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. मान लीजिए आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं, NBFC ऑडिट कर रहे हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक RBI गाइडलाइंस आपके लिए वो आपने कंप्लाई करनी चाहिए. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट आपको जो बोलता है वो सब आपने कंप्लाई करना चाहिए. मतलब ऐसा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगाना जिससे हम इंश्योर कर पाए कि आपका ऑडिट एंगेजमेंट इस कंप्लायंस के तहत ही कंडक्ट किया जाना चाहिए. एंड नंबर 2, जो भी आप रिपोर्ट बना के देंगे, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगी दैट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. रिमेंबर, आई रिपीट,
220 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट, मतलब ये रिव्यू हो गया, अदर एंगेजमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए क्या एप्लीकेबल है? SQC1। पर क्या SQC1 ऑडिट के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, तो कहना इसे फॉर ऑडिट एंगेजमेंट वी हैव 220 प्लस SQC1, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। SQC1 विल बी फॉर द एंटायर फर्म, 220 विल बी फॉर द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो जब आप 220 खुद से रिवाइज करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, आपका 220 का मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको वो पता होना चाहिए। अब सर ये कैसे इंश्योर करेंगे? तो सर क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए हैं। मतलब सर हाउ डू वी इंश्योर गुड क्वालिटी वर्क एज अ एंगेजमेंट पार्टनर? देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स गिवन टू यू जो क्वालिटी कंट्रोल में आपको मदद करेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स है? पहला एलिमेंट देखिए क्या बोलता है, द फर्स्ट एलिमेंट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब सर आपके फर्म के अंदर इस एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए। नॉर्मली उन्हें हम एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं, जिनको आपको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो बेसिकली वो बोलेगा कि भाई हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए देयर हैज टू बी अ लीडर, दैट लीडर शुड बी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इस ऑडिट के क्वालिटी के लिए आप एज अ एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स जिनको हमको एक एक करके डिस्कस करना है डिटेल में। इन्हीं 6 एलिमेंट्स के अराउंड आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या बोलता है? द फर्स्ट एलिमेंट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक डेडिकेटेड लीडर होना चाहिए। उसको हम दूसरे टेक्निकल वर्ड्स में एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे इस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टाटा मोटर्स का ऑडिट है। टाटा मोटर्स को साइन करने के लिए लेट्स से एक बिग फोर के अंदर आपका पार्टनर है, पार्टनर नाम let's say partner A. Now partner A is the engagement partner who is going to be responsible for the overall quality of audit on this Tata Motors engagement. देखो सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला है एंगेजमेंट पार्टनर ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। टाटा मोटर्स 1 साल के लिए हमारा एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट है, इसके लिए मिस्टर या मिस ए जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो हो गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर आप एग्जाम में सोचेंगे एक लाइन पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में वो पॉइंट नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पर आपको 4 पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेट है बट इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। केस स्टडी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो लास्ट में दे विल फाइनली कम डाउन टू दीज लेवल्स ओनली, जहां पे वो 3-4 पॉइंट लिखे रहेंगे, वहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सर क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि उनके अंदर काम करने वाले जितने भी टीम मेंबर्स है वो टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेट्स से आई एम द एंगेजमेंट पार्टनर, आई हैव 10 people working under me and we are doing audit of Tata Motors, so I have to ensure that everyone in my team knows that जब हम ऑडिट कंडक्ट करेंगे we have to comply with essays, we have to comply with these laws and regulations। हमने ये एंगेजमेंट के लिए आइडेंटिफाई किए, हमारी रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टेंसेस। ऐसा लग रहा है सर मैं ऑब्जेक्टिव रिपीट कर रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी अ कॉपी पेस्ट। ये सेम ऑब्जेक्टिव बार बार आते जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी का मेन फोकस ये 2 पॉइंट्स के अराउंड है। फिर सर मैंने एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करना चाहिए कि मेरे टीम में जो 10 लोग काम कर रहे हैं दे शुड नॉट बी स्कैर्ड कि अगर वो कोई मैटर आके मुझे बताएंगे तो क्लाइंट क्या रिएक्शन देगा, क्लाइंट उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। दे शुड नॉट हैव एनी सच फियर। ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी होने वाली है? मेरी होने वाली है। फिर सर लेट्स से हम केपीएमजी में काम करते हैं, आई एम द पार्टनर इन चार्ज फॉर केपीएमजी। सो एट अ केपीएमजी फर्म लेवल हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, वो मेरी टीम ने क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो मतलब सर एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऐसा मैसेज अपने मेंबर्स को पास ऑन करना पड़ेगा जिससे कि ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन किया जाए। उसमें क्या क्या चीज आएगा? सबसे पहले हमें उनको बताना पड़ेगा यू हैव टू परफॉर्म द वर्क इन सच अ मैनर दैट वी कंप्लाई विद ऑल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब एसेस एज वेल एज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट नंबर 1 आ गया। दूसरा चीज हमने ऐसी रिपोर्ट इशू करनी है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट नंबर 2 आ गया। अब यहां पे एडिशनल 2 पॉइंट क्या है? हमारे जो फर्म के केपीएमजी जो हमारा फर्म है उनके जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उनको हमने क्या करना चाहिए? कंप्लाई करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एंगेजमेंट टीम को मुझे ऐसा एबिलिटी देना है, ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करना है कि वो लोग कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं, इश्यूज को रेज कर सकते हैं विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। मतलब उन्हें डर नहीं है कि क्लाइंट या कोई थर्ड पार्टी कैसे रिएक्ट करेगा। उन्हें अगर पता है कुछ गलतियां हैं या कुछ इश्यूज है, हमारे पार्टनर तक, हमारे सीनियर तक ये बात जानी चाहिए। इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट करना, इसके अराउंड एक्शंस लेना ताकि ये पूरा का पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म हमारे इस एंगेजमेंट में बिल्ड हो जाए। ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? एंगेजमेंट पार्टनर की। वही कहलाएगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सर
ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट ऐसा होना चाहिए कि हमने एसएस कंप्लाई किए, लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई किए, एंड हमारी रिपोर्ट इस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। इसके लिए सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर को दो और उनको बोलो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले, ताकि ये चीजें क्या की जाए, इंश्योर की जाए। ये हमारा एलिमेंट नंबर 1 हो गया। अब आपको कैसे पढ़ना है? आपको सिंपल चीज है, सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद में अच्छा 6 एलिमेंट्स है। पहले एलिमेंट कौन सा है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें मेन पार्टनर कौन रेस्पॉन्सिबल है? एंगेजमेंट पार्टनर। उनके रिगार्डिंग मुझे 4 पॉइंटर्स पता होनी चाहिए। इतना हमने पढ़ा, फर्स्ट एलिमेंट आपका खत्म हो गया। लेट्स गो टू द सेकंड एलिमेंट। अगले एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम वर्ड एथिकल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं ना, इट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस। इट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस। सेम चीज SQC1 में भी पढ़ाई जाएगी। पहले मैंने आपको एथिक्स चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया होगा। तो सुनिए क्या बोलता है। अब सर, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपकी एक और जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? ये जो 10 टीम मेंबर्स हैं, ये सबके सब इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, एथिकल भी होने चाहिए। मतलब जो हमारे ICAI के कोड ऑफ एथिक्स है, उनको उन्होंने कंप्लाई करना चाहिए। कंपनीज एक्ट के या रेस्पेक्टिव लॉ के जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स है, हमने उनको कंप्लाई करना चाहिए। अगर मान लो किसी भी तरीके का थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, आई रिपीट, देखो सारा टीम मेंबर्स पहले तो बोलेगा इंडिपेंडेंट है, तब जाके हम एंगेजमेंट शुरू करेंगे। अगर आपको एज ए एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा लगता है कोई भी एक थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है, तो आपको पहले ये मैटर सही पर्संस को अपने फर्म में बताना पड़ेगा। आप अकेले एज ए एंगेजमेंट पार्टनर डिसीजन ले सकते हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, बट यू मे हैव टू इन्फॉर्म टू अदर पार्टनर्स ऑफ योर फर्म ऑल्सो। यू नीड टू ऑल्सो इन्फॉर्म टू द क्लाइंट, देयर ऑडिट कमिटी पीपल, एंड आपको 2 अप्रोप्रिएट एक्शंस का ऑप्शन रहेगा। या तो ऐसा डिसीजन लो जिससे थ्रेट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ये सब टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ थ्रेट्स क्या है, चैप्टर नंबर 19 एथिक्स में डिटेल में डिस्कस्ड है एट अ फाइनल लेवल। योर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सारे के सारे थ्रेट्स होते हैं। तो सर अगर ऐसा कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद में सही लोगों से कम्युनिकेट करो एंड सही डिसीजन लो। क्या सही डिसीजन है? या तो वो कंप्लीटली एक्टिविटी वगैरह को एलिमिनेट करने का ट्राई करो जिससे वो थ्रेट खत्म हो जाए, या फिर ऐसे सेफगार्ड्स लगाने का ट्राई करो जिससे इस थ्रेट को आप रिड्यूस कर सकते हो टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल। जैसे कि एक सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में एक रिक्वायरमेंट है जहां पे आपका रिलेटिव होल्ड कर सकता है शेयर्स, आई रिपीट द वर्ड होल्ड कर सकता है शेयर्स अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो लॉ बोलता है आस्क द रिलेटिव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज। इससे एक तरीके से क्या हो सकता है, आपका थ्रेट वाला पार्ट रिड्यूस हो सकता है। तो देखो सर, ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, उन्होंने ढूंढना चाहिए क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। अगर हां, तो क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं, तो हमें अप्रोप्रिएट लोगों को, रेलेवेंट पर्संस को अपने फर्म में एंड फर्म के बाहर दैट इज क्लाइंट को रिपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। मतलब या तो हम एक्टिविटी को ही एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे या इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो शायद हमें एंगेजमेंट से विड्रॉ करके लीगली बाहर निकलना पड़ेगा, बट इट शुड बी परमिसिबल बाय लॉ और रेगुलेशन। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एकदम डिटेल में नहीं दिया है। SQC1 में ये पार्ट डिटेल में आएगा। आप नोटिस करेंगे SQC1 में सेम एलिमेंट्स मिलेंगे बट वो फर्म के हिसाब से लिखे होंगे, ये बस एक ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। इतना समय यहां पे डिवोट करने का जरूरत नहीं है। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फिर भी अच्छा पार्ट है। एथिकल रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं, आप जिम्मेदार हो एज एंगेजमेंट पार्टनर। कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, ढूंढो, सही लोगों को कम्युनिकेट करो, सही एक्शन लो। या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करने का ट्राई करो, नहीं कर सकते हो विड्रॉ कर दो, बात खत्म। इज दिस पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर टू यू? मैं चाहता हूं आप कम से कम समय में कैसे जब खुद से पढ़ें सब कुछ कवर भी कर लें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो किधर भी आ सकता है, बट आपका समय कम बर्बाद हो और फिर भी सब कुछ कवरेज हो जाए, उसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देने का मैं आपको ट्राई कर रहा हूं। लेट्स गो टू नंबर 3। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज A&C एनालिसिस। अगेन अ इंपॉर्टेंट वन। यहां पे बढ़िया क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। SQC1 में भी सेम चीज आती है जहां पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेट्स बी वेरी केयरफुल। यहां पर क्या बोलता है, 3 सिचुएशन हो सकती है, सुनना मेरा बात। ये बोलते हैं हर एक फर्म के पास में एक एनालिसिस होना चाहिए, इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस एनालिसिस। मतलब क्या है, देयर कैन बी 3 सिचुएशन। या तो एक कंप्लीटली नया क्लाइंट है, इस क्लाइंट को हम पहली बार एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर हमने इसका कोई ऑडिट वगैरह कोई रिलेटेड सर्विस दिया ही नहीं है, ये हमारे लिए नया एंगेजमेंट है। तो क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्या हमने नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इज वन सिचुएशन। नंबर 2, सर एग्जिस्टिंग क्लाइंट
क्लाइंट है, हमने लास्ट ईयर भी ऑडिट किया था, इस साल हम डाउट में शुड वी कंटिन्यू टू डू द ऑडिट और नॉट, दिस इज डिसीजन अबाउट शुड आई कंटिन्यू दिस सर्विस और नॉट। ये सिचुएशन नंबर 2 है। नंबर 1, नया क्लाइंट ऑडिट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, सेम क्लाइंट ऑडिट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। थर्ड सिचुएशन, क्लाइंट सेम है, मतलब ये एक का ही एक परम्यूटेशन है, क्लाइंट सेम है बट इस बार ऑडिट के अलावा क्या हमें कोई एडिशनल और नया सर्विस देना चाहिए विच मे बी परमिटेड बाय लॉ, इसके रिगार्डिंग आपको एनालिसिस करना है। मतलब सर आई एम ऑलरेडी डूइंग ऑडिट, कैन आई डू एडिशनल सर्विसेज, कैन आई प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज अलोंग विद ऑडिट, लेट्स से हमको रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं अलोंग विद ऑडिट। ये डिसीजन के लिए थर्ड सिचुएशन, मतलब सर नया क्लाइंट है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, पुराना क्लाइंट है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्लाइंट पुराना है, क्या कोई नया सर्विस देना है कि नहीं देना है। इन तीनों सिचुएशन के लिए एक एनालिसिस दिया है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस एनालिसिस। एनालिसिस मतलब इंफॉर्मेशन निकालो, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, फिर आपका डिसीजन लो। डिसीजन 3 है, ये पता होना चाहिए। देखो सर, एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदार है कि भाई हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग। तो 3 सिचुएशन है। पहला बात क्या है, बोलता है क्या हमने एक्सेप्ट करना है एक एंगेजमेंट को विद अ न्यू क्लाइंट, दिस इज सिचुएशन 1, या हमें डिसाइड करना है वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, सिचुएशन नंबर 2, या तीसरा क्या बोलता है, क्या हमें एक्सेप्ट करना है न्यू एंगेजमेंट बट विद एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन का डिसीजन अगर लेना है तो इसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे है, क्या पूछेगा भाई, क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2। पर एग्जाम में क्वेश्चन देख के समझना, तीनों पूछा है, तीनों में से कुछ एक पूछा है, डज नॉट मैटर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा इन तीनों डिसीजंस के अंदर। अब ये क्या 3 डिसीजंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, हम आपको बताते हैं। ये सेम चीज इंटरमीडिएट में भी कॉमन क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करना चाहिए। सर इंफॉर्मेशन लाइक जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये नॉर्मली ना हम लोग क्लाइंट एक्सेप्ट करने के पहले एक एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस का एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि इससे ना क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मेंटेन हो जाएगा। बेसिकली ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, ऑडिट के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान हर लेवल पे क्वालिटी मेंटेन करोगे तभी ओवरऑल एंगेजमेंट क्वालिटी बढ़िया रहेगा। तो यहां पर ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, जो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर ग्रुप है, की मैनेजरियल पर्सनल है, उनके बारे में जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हो। मतलब उनके इंटीग्रिटी को लेकर के कोई मार्केट में रूमर्स या बाहर मार्केट में लेट्स से कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पेंडिंग पड़े होंगे तो आपको डाउट आएगा अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे, सर हमें इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, की मैनेजरियल पर्सनल्स, इसको लेकर के इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट बढ़िया है, कंपनी का प्रोमोटर ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन, अब हमारे जो टीम मेंबर्स है, हमारे खुद के टीम मेंबर्स, क्या वो कंप्लाई करते हैं विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। मतलब माय 10 लोगों के जो टीम मेंबर है, ये लोग कॉम्पिटेंट भी है एंड दे कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो पहला चीज हो गया, उनके मैनेजमेंट को, उनके प्रोमोटर को इवैल्यूएट करो, फिर खुद के टीम मेंबर्स को इवैल्यूएट करो। पता चले, सुनिए एनबीएफसी का क्लाइंटल बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, पर सर मेरे पास में लोग एग्जिस्ट नहीं करते जिनके पास एनबीएफसी ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है। So I should have competent team members. They should also be ethical and वो available भी होने चाहिए। तो सर competence of my team evaluate करना है, उनकी capabilities, उनके पास necessary time resources है क्या, and they are complying with ethical requirements. Number A is information about top level management of client. B and C is about competence of our team members. Do they have time and resources and are they ethically, complying with all ethical requirements? ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर ABC हो गया। लास्ट चीज क्या बोलता है, अगर हमने मान लो पहले भी इस कंपनी का ऑडिट किया है या कोई और सर्विस दिया है या सिमिलर इंडस्ट्री में काम किया है, उन सब से हमें क्या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है, मैटर्स मिला है जिससे हमें लगता है कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने ऑडिट किया था, हम कंफर्टेबल नहीं थे बिकॉज बहुत सारा डेटा इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन करने में काफी समय लग गया था, इसलिए हमारा ऑडिट का टाइम स्ट्रेच हो गया था। तो सर कुछ मैटर्स जो हमें करंट ईयर या प्रीवियस ईयर के कोई एंगेजमेंट में मिले हैं क्या, अगर हाँ, इससे शायद हमें ये मदद मिलेगी डिसाइड करने में ये क्लाइंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट्स एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स कंटिन्यूएंस से रिलेटेड है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस। आपको रेगुलर बैच में, ईओबी बैच में, नोटबुक में प्रॉपर ये पॉइंटर्स लिखवा के दिए हैं। बस रिवीजन सेशन में मैं चाहता हूं फटाफट से बुक से रेफर करके क्लोज करें। इन योर नोटबुक्स एवरीथिंग इज देयर इन अ वेरी वेरी क्रिस्टल लॉजिकल फ्रेमवर्क। तो सर ये इंफॉर्मेशन असिस्ट करेगा पार्टनर को ये कंक्लूजन डिसाइड करने में, नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ में नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये एनालिसिस कहलाएगा हमारा A&C एनालिसिस।
वापस से हम कहां पे हैं 220 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं इट शुड बी कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो रिपोर्ट है इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। इसके लिए क्या चाहिए, कुछ क्वालिटी एलिमेंट चाहिए। पहला, लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को जिम्मेदारी दो। दूसरा चीज, हमारी टीम ने एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले ए एंड सी एनालिसिस लगाना चाहिए। क्या तीन एलिमेंट्स क्लियर हो गए? लेट्स गो टू नंबर 4। क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल टाइम पास है। एज ए एंगेजमेंट पार्टनर आप जिम्मेदार हो सही टीम को एंड एक्सपर्ट्स को कंसीडर करके ऐसा टीम बिल्ड करना जिससे हमारा 220 का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मतलब सर, एज अ पार्टनर इंश्योर करना योर टीम मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स इफ नीडेड, जिनको आप कंसल्ट करना चाहते हो वो लोग मिल करके इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, इतने लेट्स से स्किलफुल होने चाहिए दैट हमारा 220 का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। मतलब दे विल बी एबल टू कैरी out the audit, blah 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 blah, same चीज, audit report will be appropriate and the work will be conducted as per professional standards। देखो सर, एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है हमारा टीम और एक्सपर्ट्स जो हमारी टीम में नहीं रहेंगे पर हम उनको हायर करना चाहेंगे, कलेक्टिवली इतने कॉम्पिटेंट केपेबल होने चाहिए कि भाई वो ऐसा काम करेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कर लेंगे, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर लेंगे एंड जो रिपोर्ट रहेगी वो अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस रहेगी। छोटा सा स्टेटमेंट है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन के लिए है ही नहीं, 220 बनाया था गाइडेंस देने के लिए कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है, सही टीम को काम पे लगाना चाहिए, सही एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा काम बढ़िया क्वालिटी से हो सकता है। तो सर, आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट हो चुके हैं। पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, आई रियली डाउटेड इस पे क्वेश्चन आना, तो एसक्यूसी 1 पे आएगा। ए एंड सी एनालिसिस क्वेश्चन बन सकता है। इंफॉर्मेशन में जो 4 पॉइंट है वो पता होने चाहिए आपको, भाई इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, कॉम्पिटेंस ऑफ आवर टीम मेंबर्स, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, उनका एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस कैसा है, एंड कोई मैटर्स हमें करंट ईयर या प्रीवियस ऑडिट में मिला है क्या जिसका इंप्लीकेशन हमें कंसीडर करना चाहिए, वो क्वेश्चन आ सकता है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, आई हाईली डाउट एक सेंटेंस का क्वेश्चन बनने का सेंस नहीं बनता। नाउ कम्स लास्ट 2 पार्ट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली यहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके हाईएस्ट है। क्या बोलता है ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सुनिएगा मेरा बात। इसमें भी ना ये जो येलो पैच मारा है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर के पॉइंटर्स बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। देखो भाई, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करना, सही टीम को सेलेक्ट करो, उन्हें बराबर से डायरेक्शंस दो, उन पूरी टीम मेंबर्स का काम को रिव्यू करो, टीम मेंबर से बढ़िया बट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया कि नहीं किया ये चेक करो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करो, एंड कोई अगर कंटेंशियस मैटर्स है, मैटर्स मतलब जहां आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन मैनेजमेंट ने बनाया, आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई एक्सपर्ट वगैरह को इन्वॉल्व करना है, वहां कंसल्टेशन ले लो। ये सब करने के बाद में आपका एंगेजमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूशन बढ़िया माना जाएगा। मतलब पहले वाला पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप जिम्मेदार हो बराबर डायरेक्शन देने के लिए, काम सुपरवाइज एंड रिव्यू करने के लिए, आप जिम्मेदार हो कि रिपोर्ट आपकी बराबर होनी चाहिए, आपने पूरा काम रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करना है, रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले आपने इंश्योर करना है एज अ पार्टनर वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, एंड कोई जगह पे जहां पे डिफिकल्ट या आर्ग्यूमेंट वाले मैटर्स, उनको कंटेंशियस मैटर्स बोलते हैं, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन मतलब थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को आप रेफर कर लेना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इससे एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली ये पॉइंट्स पे क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगला जो कॉन्सेप्ट है जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर अ लिस्टेड कंपनी, ये बहुत क्रिटिकल है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो इसके राउंड देखे गए, तो आपको ये तीनों पॉइंट पे केयरफुल रहना है। फर्स्ट 3 पॉइंट जो लिखे हुए हैं एंड जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिख के दिया है, दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, 5 मिनट मेरा बात सुनिएगा, एक प्रोसेस समझाऊंगा छोटा सा, 2 मिनट में अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सुनिए मेरा बात शांति से। सर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम अगर टाटा मोटर्स लिमिटेड का ऑडिट करें, टीएमएल का ऑडिट कर रहे हैं, इन अवर सिंपल एग्जांपल, इन अवर टीएमएल एग्जांपल लेट्स से दिस अ फर्म कॉल्ड एज XYZ एंड फर्म के बिहाफ पे मिस्टर या मिस एक्स, लेट्स कॉल हर एंगेजमेंट पार्टनर, इनको क्या बोल देते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर बोल देते हैं। अब सर एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर टीम मेंबर्स रहेंगे, ये सब लोग मिलकर के पूरा ऑडिट क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में 220 एंड SQC1 क्लियरली बोलता है, अब टाटा मोटर्स लिस्टेड कंपनी है, आपके लिए एक एडिशनल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। आई रिपीट, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मतलब सर क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा
एक और आपके पास रिव्यूअर होना चाहिए. लेट्स कॉल दिस पर्सन एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. क्या बोल देते हैं उनको हम? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. अब ये पर्सन क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ मैंने रेगुलर बैच वगैरह में डिटेल में बताया, एकदम शॉर्टकट में आपको ओवरव्यू दूंगा. ये रिव्यूअर का काम है ये समझना कि भाई ये जो एंगेजमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है बाय पार्टनर जो हमारे एक्स हैं, क्या ये काम बराबर से हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑडिट के दौरान मिले वो सब मैटर्स इनसे डिस्कस होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बराबर से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर लिस्टेड कंपनी है, हमारे सारे टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, एथिकल है कि नहीं है. ये सब चीजों को रिव्यू करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर तो है ही है, एक एडिशनल जिम्मेदारी दे दी एक रिव्यूअर को. लेट्स कॉल दिस रिव्यूअर एज अ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. अब एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आपके ही फर्म का XYZ का ही सीनियर पार्टनर हो सकता है. लेट्स से EY पुणे ऑडिट कर रहा है TML का, बॉम्बे से कोई सीनियर पार्टनर है, दैट पार्टनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर. उनको आप अपॉइंट कर सकते हो. किसी दूसरे फर्म के एक सीनियर पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है, बट ही और शी इज समवन, रिव्यूअर वो है जिनके पास में इक्वल एक्सपीरियंस है ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करने का, ताकि एक तरीके से ना डबल चेक बन गया. पार्टनर तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में रिव्यूअर भी आ गया, जिससे ओवरऑल क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर मेंटेन की जा सकती है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बनाया है. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. जस्ट गिव मी 1 second गाइस. इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया गया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अब सर हमें क्या जानना है, लिस्टेड कंपनी में ये एप्लीकेबल है, अदर कंपनीज के लिए हर फर्म अपना क्राइटेरिया बनाता है. भाई बोलता है 500 करोड़ के ऊपर के नेटवर्थ वाले बिजनेसेस है, उनके लिए हम लोग ये रिव्यू करेंगे. मतलब अब ये फर्म टू फर्म अभी पॉलिसी होने वाली है. मतलब सिंपल चीज है, लिस्टेड के लिए कंपलसरी बोला है, फॉर अदर्स फर्म विल हैव देयर ओन क्राइटेरिया. उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई कंपनी आता है, लेट्स से गवर्नमेंट कंपनी वगैरह आ गया, कोई अदर अनलिस्टेड बड़ा बिजनेस वगैरह आ गया, उसका अगर हमको रिव्यू करना चाहिए अलग से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये फर्म की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा. तो कहना ही से अब हमें क्या जानना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की जिम्मेदारी क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो क्या होना चाहिए, ये तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. सर अगर मान लो क्या कर रहे हैं हम, ऑडिट कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, या कोई और एंगेजमेंट है जिसके लिए फर्म ने डिटरमाइन किया है कि क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए. मतलब सर या तो लिस्टेड कंपनी जिसके लिए एप्लीकेबल है, या कोई दूसरा छोटा कंपनी रहेगा, बट फर्म के पॉलिसी के हिसाब से इसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए. तो सर मार्क द वर्ड, पार्टनर का क्या जिम्मेदारी, कौन से पार्टनर का, एंगेजमेंट पार्टनर का क्या जिम्मेदारी है. अब यहां पे पहले एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बोलेगा, फिर रिव्यूअर की जिम्मेदारी बोलेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा. एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि भाई मैं टाटा मोटर्स का मेन पार्टनर इंचार्ज हूं, एंगेजमेंट पार्टनर हूं, टाटा मोटर्स एक लिस्टेड बिजनेस है, यहां पर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए. हमने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो मुझे ऑडिट में मिले हैं वो सब डिस्कस करना चाहिए किसके साथ में, विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. एंड जब तक उनका रिव्यू खत्म नहीं होता, मेरा डिस्कशन खत्म नहीं होता, मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करना चाहिए. नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट जब तक उनका रिव्यू खत्म नहीं होता. क्योंकि पता है क्या, उनके रिव्यू के बाद ही मैं बोल पाऊंगा मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है. जब तक उनका रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा, मेरा ऑडिट एविडेंस वाला जो बकेट है वो 100% फिल नहीं होगा. इसीलिए उन्होंने बोला है जब तक उनका रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए मेरे ऑडिट रिपोर्ट को मैंने साइन नहीं करना चाहिए. तो सर तीन जिम्मेदारी दी है, किसको दी है, एंगेजमेंट पार्टनर को. रिव्यूअर अलग से आएगा, रिव्यू कॉन्सेप्ट आने की वजह से मेरी क्या जिम्मेदारी, एग्जाम में यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज वेयर ICAI प्लेस. इट इज वेरी सैड बट केस स्टडी बढ़िया होती है. क्वेश्चन में क्या पूछता है, एंगेजमेंट पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की क्या जिम्मेदारी है, 2 या 3 लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आस्क. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. SQC 1 220 के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम यही है, समझना क्या लिखना है, पूरा स्टैंडर्ड समझ सकता है, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आई एम गोइंग टू स्टिल कट इट शॉर्ट. पार्टनर जिम्मेदार क्या है, सर इंश्योर करो रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उनसे डिस्कस करो. जब तक इनका रिव्यू खत्म नहीं होता है ऑडिट रिपोर्ट साइन मत करो. क्यों, जब तक रिव्यू खत्म नहीं होगा ऐसा माना जाएगा वी हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ये पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया, परफेक्ट है. नंबर 2 किसके हिसाब से लिखा है, रिव्यूअर के हिसाब से. सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने इवैल्यूएट करना है कहां कहां सिग्निफिकेंट जजमेंट टीम मेंबर्स ने यूज किया है. तो सर क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करेंगे, पहला पॉइंट तो सेम है, यू शुड डिस्कस एज अ रिव्यूअर ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर. कहना इसे, ये जो
ऊपर वाला पॉइंट था वो एज इट इज रिपीट कर दिया। सर रिपीटेड है, प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में तुम या तो 1 लिखोगे या 2 लिखोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नंबर 2 सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट। व्हाई द वर्ड प्रपोज? रिपोर्ट तो फाइनल तब होगी जब आपका रिव्यू खत्म हो जाएगा, तो अभी तक रिपोर्ट जो है प्रपोज्ड रिपोर्ट कहलाएगी, उससे रिव्यू करना। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, सर रिव्यू सेलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन, जहां जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व रहेगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का। नॉर्मली ना ये कंट्रोल टेस्टिंग वाला पार्ट आ सकता है, जहां ऑटोमेटेड कंट्रोल्स वगैरह हो गए या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो गए, जहां जहां एंगेजमेंट टीम ने बहुत जजमेंट यूज किया है वो उसको बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करो कि जजमेंट क्या यूज किया है, कंक्लूजन क्या आया है, कोई गलतियां तो नहीं है। जहां जजमेंट आता है वह गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। एंड सर इवैल्यूएट द कंक्लूजन्स जो हमें फाइनल रिपोर्ट में डाला गया है। एंड सर क्या प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट आपको अप्रोप्रिएट लगती है, ये सब चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है। दिस फर्स्ट वन वाज अबाउट एंगेजमेंट पार्टनर के लिए था, ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए। थर्ड पॉइंट भी रिव्यूअर के लिए, बट ये स्पेसिफिकली किसके लिए बोला है? लिस्टेड कंपनी के लिए। मतलब अगर अनलिस्टेड बिजनेस है और रिव्यू हो रहा है तो आप ऊपर वाला पॉइंट तो चेक करोगे। अब आप बोलोगे सर लिस्टेड को कंपलसरी, अनलिस्टेड को तो कंपलसरी भी नहीं है, पर बोल रहा है ना भाई कि लिस्टेड को कंपलसरी है, उसके लिए 2, 3 दोनों हो जाएगा। अनलिस्टेड के लिए 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, पर फर्म को लगता है मुझे रिव्यू करवाना है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट का, तो रिव्यू करवा सकता ना अलग से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तब पॉइंट नंबर 2 ही एप्लीकेबल रहेगा। रिमेंबर 2 विल बी एप्लीकेबल, जहां 220 आ गया आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है फॉर ऑल। जहां पर आपको लगता है लिस्टेड कंपनी है 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। थर्ड में इंडिपेंडेंस वाला पार्ट आएगा, ये 265 में भी पढ़ा है सर। जब ऑडिट हो रहा है एक लिस्टेड कंपनी का, रिव्यूअर ने इंश्योर करना चाहिए क्या सर, क्या हमारे टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट है, पूरा फर्म इंडिपेंडेंट है इस एंगेजमेंट के लिए। दूसरा चीज, क्या कोई कंसल्टेशन लिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर के, जहां पर क्या आया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है, या कोई कंटेंशियस मैटर्स है, कंसल्टेशन का ऊपर जो रेफरेंस दिया था ना वो आया है क्या। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है फॉर इंपॉर्टेंट जजमेंट वाला एरियाज वो बराबर है कि नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर से रिपीटेड है। आइडियली आप मुझे पूछोगे एक ही नया पॉइंट है यहां पे, क्या इंडिपेंडेंस मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको बराबर से चेक करना पड़ेगा। मतलब सर ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंपलसरी है, रिव्यूअर होना चाहिए, ये पार्टनर इंश्योर करेगा। रिव्यूअर क्या इंश्योर करेगा? पूरी टीम पूरा फर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फर्म ने, टीम ने जो इंपॉर्टेंट मैटर्स चेक किए थे, जहां जजमेंट वगैरह यूज किया था, डॉक्यूमेंटेशन बराबर किया है कि नहीं किया वो आप चेक कर लोगे। एंड सर कुछ अगर कंटेंशियस मैटर्स वगैरह है, वहां पर हमने कंसल्टेशन लिया था, वो सब कुछ चेक करने के बाद में आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आपको पॉइंट 1, 2, 3 यहां बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए अब ये आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, सर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लगता है देयर शुड बी अ मॉडिफाइड ओपिनियन, बट पार्टनर को लगता है, एंगेजमेंट पार्टनर को हमें देना चाहिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या देना चाहिए? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। या सर विद इन द टीम मेंबर्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या हमने जिसे कंसल्ट किया था उसको लेकर के लैक ऑफ क्लैरिटी है। बेसिकली कोई भी तरीके का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई भी तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब विद इन द टीम, टीम का विद द एक्सपर्ट, एंगेजमेंट पार्टनर का विद द रिव्यूअर, या रिव्यूअर की बात पार्टनर नहीं मान रहा है, तो जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता आप एक्शन नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैटर का रिजॉल्व कैसे करना है, इन्होंने स्टैंडर्ड में क्लियरली बोला है कौन सही है कौन गलत है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे। आप अपने फर्म के पॉलिसीज पे जाइए, तो फर्म के पास पॉलिसी होना चाहिए ऐसे मैटर्स को रिजॉल्व कैसे करना है। मतलब फर्म कैन हैव अ पॉलिसी, बाकी पार्टनर्स को इन्वॉल्व कीजिए। फर्म कैन हैव अ पॉलिसी कि रेगुलेटर के पास जाइए, आईसीआई के पास जाइए, मतलब फर्म के पास कोई जो पॉलिसी रहेगा थर्ड पार्टी के पास जाने का, वॉट एवर इज द पॉलिसी, उसको आपने यूज करना पड़ेगा टू रिजॉल्व दिस मैटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंगेजमेंट टीम के बीच में, या जिनसे हमने कंसल्ट किया उनके साथ में, या देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर, तो सर फर्म ने फॉलो करना चाहिए अपने खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बिना ये रिजॉल्व किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से एग्जाम के हिसाब से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंगेजमेंट पार्टनर का जिम्मेदारी क्या है, क्या क्या रिव्यूअर को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, लिस्टेड कंपनी के केस में कैसे इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो चीज पता होना चाहिए। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो कैसे फर्म की पॉलिसी को रेफर करना है, ये आगे एसक्यूसी 1 में फिर से पढ़ाया जाएगा। आपको लगेगा अगले सेशन जब मैं कंडक्ट करूंगा वापस से एसक्यूसी 1 में सारे एलिमेंट्स आएंगे, बट इनका डिटेल्ड वर्जन आएगा, बिकॉज दिस इज फॉर वन एंगेजमेंट एंड एसक्यूसी 1 विल बी फॉर द एंटायर फर्म। इस तरीके का डिफरेंस इन अप्रोच पता होना चाहिए। लेट्स गो टू द लास्ट वन, आखिरी एलिमेंट
एलिमेंट बोलता है मॉनिटरिंग। मतलब सर आपके पास में ये जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, क्या वो ढंग से काम करता है, क्या उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, क्या वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी आपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई थी, वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इसके लिए खुद एज अ फर्म इसे मॉनिटर करना, इसमें बोला जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर ने मॉनिटरिंग करना है। देखो सर, जो आपका इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है, क्या ये फर्म को रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि हाँ आपके जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं दे आर रेलेवेंट एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बेसिकली ये एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल है, आपके फर्म का क्वालिटी को लेकर इंटरनल कंट्रोल है, ये ढंग से काम करता है कि नहीं करता है, आपने रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। घबराइए मत, इसके लिए बिगर फर्म्स लाइक पीडब्ल्यूसी, ईवाई एंड ऑल, दे हैव इंटरनल रिव्यूज, जिससे फर्म बाय फर्म, ब्रांच बाय ब्रांच रिव्यू कंडक्ट किया जाता है। आईसीएआई हैज अ पीयर रिव्यू कॉन्सेप्ट, वो आकर के भी ये इवैल्यूएट करेंगे डिटेल के अंदर। मतलब एक तरीके से ये मॉनिटरिंग इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। सो लास्ट चीज, इंश्योर करना कि जो आपका मॉनिटरिंग प्रोसेस के बाद में हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि फर्म में जो भी डेफिशिएंसीज वगैरह कंट्रोल में उसे टाइमली बेसिस पे ठीक किया जाता है। मॉनिटरिंग इज अ वेरी टाइम पास पॉइंट। एसक्यूसी 1 में जरूर फिर भी कुछ फैक्टर्स दिए हुए जो कंसीडर करने लायक है, अदरवाइज यहां पे कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। टिल ईयर अकॉर्डिंग टू मी आपका फोकस कहां होना चाहिए? पहले आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस कहां होगा आपका? लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी पढ़ना चाहिए, यस। एएनसी एनालिसिस पढ़ना चाहिए, यस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पढ़ना चाहिए, यस। तीन ही एलिमेंट में फोकस करोगे, बाकी तीन को पढ़ोगे और उड़ाओगे। कैन यू गो टू द लास्ट पॉइंट? चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन। आई नो आपको लगेगा सब पढ़ने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन तो क्या ही पढ़ना है, कोई बड़ा बात नहीं है, मस्त 4-4 पॉइंट लिख करके दिए हैं। आईसीएआई इस पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बना चुका है, वापस बना सकता है। सुनिए, अब पूरे स्टैंडर्ड में जो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उसका जो भी आउटकम आया वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने किससे कंसल्टेशन लिया, उसका आउटकम क्या आया, डॉक्यूमेंट करो। इंडिपेंडेंस को लेके थ्रेड्स मिले, उस थ्रेड्स को कैसे सेफगार्ड किया, कैसे उसे एलिमिनेट किया, वो डॉक्यूमेंट करो। फिर सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लेके कोई कंप्लायंस में इश्यूज आए, डॉक्यूमेंट करो। तो सर एंगेजमेंट पार्टनर ने, मार्क द वर्ड एंगेजमेंट पार्टनर ने, डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्या क्या इश्यूज उन्हें मिले थे, किसको लेकर के, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके, और कैसे एड्रेस किया था। क्या कोई कंक्लूजन आया इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को लेकर के फॉर दिस एंगेजमेंट। फिर सर क्या हमने एएनसी एनालिसिस लगाया था, अगर हां उसका क्या कंक्लूजन आया, उसे क्या करना, डॉक्यूमेंट करना। फिर सर क्या कोई कंसल्टेशंस वगैरह लिया गया था, उसका कोई हमारे नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क पे इंपैक्ट आया है क्या, जो हमने कंसल्टेशन ऑफ कंटेंशियस मैटर्स थर्ड पार्टी से लिया था ना, लाइक कंप्लीटली ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे, उसके लिए हमने थर्ड पार्टी का हेल्प लिया था। कोई वैल्यूएशन वगैरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, उस पर थर्ड पार्टी का हेल्प लिया था, उसका बराबर से इंपैक्ट जो आपके वर्क पे आया होगा या जो कंसल्टेशन का नेचर स्कोप रहेगा वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब में से एक एक पॉइंट उठा लिया। सर इंडिपेंडेंस को लेकर थ्रेट था, डॉक्यूमेंट करो। कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट इंश्योर किया था क्या, डॉक्यूमेंट करो। कोई कंटेंशियस मैटर्स के लिए कंसल्टेशन लिया था क्या, डॉक्यूमेंट करो। इन सिंपल टर्म्स अगर आप मुझे पूछोगे एंड एनालिसिस किया था, आउटकम क्या आया, डॉक्यूमेंट करो। सारे एलिमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मेरे हिसाब से ज्यादा क्रिटिकल है। देखो वापस से बोलता है, रिव्यूअर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा। मतलब सर जो लिस्टेड कंपनीज के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एप्लीकेबल है ना, वो रिव्यूअर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। 1 से ज्यादा मैं बोलूंगा 2 ज्यादा क्रिटिकल है। देखो क्या बोलता है सर, क्या एज अ रिव्यूअर आपको बोलना पड़ेगा आपका रिव्यू कंप्लीट हो चुका है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले हमारा रिव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है वो लिखना पड़ेगा हमको डॉक्यूमेंटेशन में। एंड सर क्या हमारे रिव्यू के कंप्लीशन तक कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर रह गया क्या, कोई मैटर ऐसा जो रिजॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिव्यूअर को ऐसा कोई भी अवेयरनेस नहीं है ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर जो उसको लगता है जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह इन्वॉल्व है और सर वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं आया है, ऐसा कोई भी अनरिजॉल्व्ड मैटर नहीं है, ऐसा रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि फर्म की जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स है ये सब कुछ बराबर से मैनेज की जा रही है, फॉलो की जा रही है, रिव्यूअर ने चेक किया है और ये उसका आउटकम जो है वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। बिल्कुल प्रोसीजरल पार्ट है। रियल कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे पूछेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू था जो एक्चुअली में 220 का कोर पार्ट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर पार्ट है। समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त है। रियल लाइफ में 4 पॉइंट लिखना जो है ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर्ड एकदम इन 30-40 मिनट्स कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कहां कहां आपका फोकस होना चाहिए। टेक्निकली आप मुझे पूछेंगे 220 का हर एक पार्ट जो रेलेवेंट आपको पता होना चाहिए इस कवर्ड इन डिटेल। हम अभी
क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो प्योर एसक्यूसी है या एसक्यूसी प्लस 220 का कॉम्बिनेशन है। तो पहले एसक्यूसी 1 भी हम आगे रिवाइज करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई डिस्कस 4-5 गुड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, जहां पर आपको चैलेंजिंग सिचुएशन समझ में आएगी और लिखना क्या है वो भी समझ में आएगा। देखो, इन दीज शॉर्ट रिविजन्स अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके लिए 2 घंटा कम से कम लगेगा एक स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए। बट आई अंडरस्टैंड आपको बस क्विकली रिवाइज करना है, क्लोज करके आगे एग्जाम के लिए बढ़ना है, तो इसीलिए आई एम कीपिंग इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट बेरे मिनिमम कवरेज पूरा होना चाहिए, ये मैं इंश्योर कर रहा हूं। दिस वाज द क्रक्स ऑफ 220। रिमेंबर, 220 इज ऑडिट एंगेजमेंट स्पेसिफिक, एसक्यूसी 1 इज फर्म स्पेसिफिक। इन द नेक्स्ट रिविजन सेशन हम एसक्यूसी 1 डिस्कस करेंगे और फिर दोनों से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। दैट्स ऑल in this part. Wait for the next one. In the next one, we'll try to cover SQC1. That's all from my side. Thank you guys. Bye-bye. Take care.